बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ICS पार्ट 2 लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन सी। चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज है उनको पढ़ना था। उनमें आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑपरेटर्स पे है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं ऑपरेटर्स की। Operators are symbols which are used to perform certain operations on डाटा। तो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास सिंबल्स यानी कि निशान होते हैं जो किसी भी ख़ास किस्म के डाटा के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सी लैंग्वेज है ये हमें कई तरह के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो 6 तरह के ऑपरेटर्स हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और फिर लास्ट पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इन 6 तरह के ऑपरेटर्स की जो है वो आज हम बात करेंगे, जिनमें अर्थमेटिक ऑपरेटर शामिल होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 6 तरह के ऑपरेटर्स की बात करें। वैसे तो इसके अलावा ऑपरेटर्स जो हैं वो भी सी में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। Arithmetic operators are used to perform arithmetic calculations on वैल्यू। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये मज़ीद हमारे पास 5 तरह के हैं। वो कौन से हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी मज़ीद आगे जो है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ऑपरेशंस, उसके बाद उनके सिंबल्स और यहाँ पे उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो लिखते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो है जी एडिशन का। एडिशन का जो हमारे पास सिंबल है उसको हम प्लस के साइन से शो करते हैं और उसके एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों ए और बी तो इसको इस तरह से लिखेंगे ए प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं उसको कहते हैं माइनस साइन और इसको लिखा जाएगा ए माइनस बी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे जो साइन इस्तेमाल किया जाएगा उस साइन को हम कहते हैं स्टेरिक, जो कि स्टार की तरह बना होता है, और इसको इस्तेमाल किया जाएगा ए स्टेरिक बी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास डिवीजन के लिए यहाँ पे हम स्लैश को इस्तेमाल करते हैं, बैक स्लैश को, और फिर इसको लिखा जाएगा ए स्लैश बी। लास्ट पे जो पांचवा हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होगा उसको हम कहते हैं मॉडुलस। इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है परसेंटेज का साइन और इसको लिखा जाएगा ए मॉड बी। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहले चार ऑपरेटर्स हैं वो तो सिंपल जो है वो यूज़ होते हैं। मॉडुलस जो है ये कैसे यूज़ होगा उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम एग्जांपल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, एक हो ए और एक हो बी, और ए की जो वैल्यू है ये हमारे पास फ़र्ज़ करें 7 है और बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को प्लस किया जाए 7 + 2 तो आंसर आएगा 9। इसी तरह 7 - 2 = 5, 7 × 2 = 14, 7 / 2 तो आंसर आएगा हमारे पास 3, और 7 mod 2 तो हमारे पास आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। 1 आंसर कैसे आएगा उसकी अभी बात करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि जो मॉडुलस है इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर का नाम देते हैं। रिमाइंडर ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम मोड यूज़ करते हैं तो हम वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे 7 mod 2 लिखा हुआ है तो 7 को 2 के साथ डिवाइड करवाया जाएगा, 2 3 6 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1। यहाँ पे दो तरह के आंसर आते हैं हमारे पास, एक होता है क्वोशंट और दूसरा जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो मोड जो है यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास आंसर होगा, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वोशंट है इसको आंसर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। तो डिवीजन में हम क्वोशंट को आंसर लेते हैं जबकि मोड में रिमाइंडर को आंसर लिया जाता है। तो ये थे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि 5 तरह के थे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। इसके बाद नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। Relational operators are used to compare
वैल्यूज़। डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास 6 तरह के हैं। अब वो कौन से ऑपरेटर्स हैं, सेम उसी तरह से हम ऑपरेशंस को देखेंगे, उनके सिंबल्स को, और फिर उनके एक्सप्रेशन को देखेंगे। उससे पहले हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं जी हमारे पास 3 जो हैं वो वेरिएबल हैं, जैसा कि A, B और C। A जो है इसकी वैल्यू है 123, 215, 123। ये वैल्यू जो है ये फ़र्ज़ी वैल्यू है, ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यू हो, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे जैसा कि बुक में दी गई हैं, इस वजह से मैंने वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास इक्वल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में कि अगर हमने इक्वल को यूज़ करना हो, इक्वल वैल्यू को कंपेयर करना हो कि वो इक्वल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। उसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो डबल इक्वल का साइन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगल इक्वल नहीं, डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करेंगे। सिंगल इक्वल का साइन जो है उसको हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी सिंगल इक्वल को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी और ऑपरेटर के लिए वो कौन सा होगा वो आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखते हैं जी B इज़ इक्वल टू A इज़ इक्वल टू C। तो जब हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के ज़रिए, तो हमें जो आंसर मिलता है वो या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। आंसर या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स, कि हमने कंपेयर किया, हमारी जो कंपैरिजन है क्या वो सही है या गलत है। तो अगर तो ट्रू होगा तो ट्रू के लिए 1 को इस्तेमाल करते हैं, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स के लिए 0 को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम A और B को देखें, A की वैल्यू क्या है 123, C की वैल्यू क्या है 123, तो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों की वैल्यूज़ क्या है 123 हैं। इस वजह से हमारा ये एक्सप्रेशन हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, या इसके अलावा क्या रिटर्न करेगा, 1। उसके बाद नेक्स्ट है वो हमारे पास लेस देन के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वो हमारे पास एंगल ब्रैकेट होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं जी B लेस देन C। B की अगर वैल्यू यहाँ पे लिखी जाए तो B की हमारे पास वैल्यू है 2, 1, 5 और 1, 2, 3। तो हमने कहा B इज़ लेस देन C, जबकि B जो है वो लेस नहीं है, वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा, कि यहाँ पे जो हमने कंपैरिजन किया वो क्या है, फॉल्स है। तो रिटर्न में क्या मिलेगा, 0 में रिटर्न में मिलेगा। यहाँ पे A की वैल्यू क्या थी हमारे पास 123, सेम इसी तरह C की भी 123 थी, तो दोनों इक्वल थे, तो ट्रू आ गया। यहाँ पे हमने कहा था B इज़ लेस देन C, हालांकि B जो है वो लेस नहीं है, वो ग्रेटर है। इस वजह से हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो लेस देन के बाद हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे एंगल ब्रैकेट, लेकिन उसको चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी सेम उसी तरह B इज़ ग्रेटर दैन C। तो B की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2, 1, 5, 1, 2, 3। तो B ग्रेटर है जी, बिल्कुल B ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, यानी कि 1। नेक्स्ट ही उसके बाद हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, यानी कि दो कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, लेस देन और इक्वल की। तो उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे, एक तो लेस देन का सिंबल होगा और फिर उसके बाद इक्वल का सिंबल। इक्वल का सिंबल हमेशा राइट साइड पे आएगा, लेफ़्ट साइड पे नहीं आएगा।
तो यहाँ पे हम अपनी एग्ज़ाम्पल लिखते हैं a इज़ लेस देन इक्वल टू b। तो a जो है इसकी वैल्यू या तो लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके, b के। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 123,215। तो देखा जाए तो a जो है वो b से लेस है, यानी कि हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा ट्रू और इसके अलावा 1। a लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a जो है इसको लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए b के। अगर ऐसा ही हुआ तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। तो हमने चेक किया कि a की वैल्यू 123 है और b की वैल्यू 215 है। तो उसके बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पे a वाकई लेस है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके लिए पहले ग्रेटर देन का साइन आएगा और फिर इक्वल का साइन यूज़ होगा। और अगर दोबारा से हम यही एग्ज़ाम्पल को लिखें a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो a की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 123 और 215। तो a को या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो a जो है उसकी वैल्यू ना तो इक्वल है b के और ना ही उससे ग्रेटर है, उससे लेस है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आंसर आएगा कि a जो है वो इसके इक्वल नहीं है। हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लास्ट पे जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर बचता है वो है नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल के लिए यहाँ पे हम जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सिंबल जो है ये शो करता है नॉट इक्वल को, इसका मतलब है कि बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे जी अपनी एग्ज़ाम्पल लिखते हैं a नॉट इक्वल टू c। a जो है वो c के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 123 और ये भी है 123। अगर देखा जाए तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, जबकि हमारी कंडीशन कह रही है कि दोनों बराबर नहीं है और हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स 0। हमारी कंडीशन थी a इज़ नॉट इक्वल टू c, कि a और c जो हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन जब हमने वैल्यूज़ को देखा तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। तो इस वजह से हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये 6 जो हैं ये हमारे पास थे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे पास 3 तरह के हैं। वो कौन से हैं उन पे बात करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड to combine two or more relational expression। दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को इकट्ठा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे पास 3 तरह के हैं। अब ये कौन कौन से हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं इन पे मज़ीद जो है वो बात करते हैं। उससे पहले सेम वैसे एग्जांपल लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 123, एक है b जिसकी है
250 और एक है C, इसकी वैल्यू भी है 123। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन इस्तेमाल होता है यहाँ पे वो है एंड। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर जो इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, एंड। इसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, 2 बार %, का साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। किसको इस्तेमाल करेंगे, %, के साइन को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, A इज़ लेस दैन B एंड B इज़ ग्रेटर दैन C। एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास, ये दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन, और ये दरमियान में हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड ऑपरेटर। ये एक एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन, और इनको कंबाइन करना है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये हमारे पास तब रिज़ल्ट ट्रू देगा, ये भी 2 तरह की वैल्यू देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू तब देगा जब दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होंगे। एंड ऑपरेटर तब ट्रू होगा जब दोनों के दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे, ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो हमारे पास एंड का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 123 और बी की वैल्यू है हमारे पास 250। तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ए लेस देन बी और ए की वैल्यू वाकई कम है तो ट्रू हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी की वैल्यू हमारे पास 215 ग्रेटर दैन 123, ये भी ट्रू हो गया, दोनों ट्रू। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंड का आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, यानी कि 1 रिटर्न होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होता A इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन C, तो यहाँ पे हमारे पास पहला एक्सप्रेशन जो है ये तो ट्रू आंसर होना था, लेकिन जो दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है ये हो जाना था फॉल्स। तो दोनों यहाँ पे ट्रू नहीं है, एक ट्रू है और एक फॉल्स, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आना था फॉल्स। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ही हमारे पास जो ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं और ऑपरेटर। इसके लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे, 2 पैरेलल लाइंस जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है वो 2 पैरेलल लाइंस इस्तेमाल की जाएंगी। उसके बाद अगर इसकी एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, A लेस देन B और B लेस देन C। जैसा कि हमने एंड में बात की कि हमारे पास दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होंगे, तो हमारे पास जो एंड का आंसर है वो ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो हमारा एंड का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन और में क्या होगा कि हमारे पास दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो और का आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 123 और बी की वैल्यू है 250 और यहाँ पे साइन है लेस देन का, 123 लेस देन 250, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद और ऑपरेटर, बी की वैल्यू हमारे पास 215 और लेस देन सी की वैल्यू 123, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो हमारे पास एक ट्रू मिल गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो और का आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। और का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता तो ये भी क्या हो जाना था, फॉल्स। पहला एक्सप्रेशन भी फॉल्स, दूसरा एक्सप्रेशन भी फॉल्स, तो
तो हमारे पास आंसर भी फॉल्स होना था। एंड तब ट्रू होगा जब दोनों की वैल्यू क्या होंगी, ट्रू होंगी। दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगा तो आंसर फॉल्स होगा। और में दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों में से दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। लास्ट पे जो तीसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास वो है नॉट। नॉट के लिए यहाँ पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब जो नॉट का साइन है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर जो है, ये एंड और इन दोनों से डिफरेंट है। अब नॉट क्या करता है कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देगा। जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे उस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा तो उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। वो कैसे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं b इज़ ग्रेटर दैन a और साथ में यहाँ पे यूज़ हो रहा है नॉट, तो हमारे पास b की वैल्यू है 215 ग्रेटर दैन 123। तो 215 जो है ये ग्रेटर होता है 123 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और हमारे पास यहाँ पे जो नॉट यूज़ हो रहा है ये इस ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स, यानी कि इसको रिवर्स कर देगा। एंड जो है वो दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करता है, और भी जो है ये दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करेगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि एंड की वैल्यू तब ट्रू होगी जब दोनों के दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और में हमें दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक ट्रू मिल गया तो और की वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी। लेकिन नॉट जो है ये जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट आएगा उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो ये थे जी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, और फिर आज का अपना लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो है वो मज़ीद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो हमारे पास है जी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर used to assign values to the variable। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये वैल्यूज़ असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, वेरिएबल्स को। अब इसका सिंटैक्स जो है उस पर बात करते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के बाद हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल का साइन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके राइट साइड पे यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो लिखा जाता है। वेरिएबल हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे आएगा और एक्सप्रेशन जो है वो राइट साइड पे इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले जब हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात की, वहाँ पे भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को जो है वो इस्तेमाल किया था। वैसे ही एक एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम एक डाटा टाइप लिखें इंट और इसके साथ एक नम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, और इसको अगर इनिशियलाइज़ करना हो तो उसके साथ इक्वल का साइन और जो भी वैल्यू हो वो हम राइट साइड पे लिखते हैं, और इसके बाद सेमीकोलन को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं, यानी कि वो कंप्यूटेशन जो उसका कैलकुलेशन होने के बाद रिज़ल्ट होगा वो हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा।
उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हैं ए, बी और सी, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी वैल्यू है 123, 215 और एक वेरिएबल जो है उसमें हमने रिज़ल्ट को स्टोर करवाना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे C इज़ इक्वल टू A प्लस B। तो यहाँ पे A की वैल्यू होगी 123 प्लस 215, तो इनका जो रिज़ल्ट होगा वो C के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो ये थे जी हमारे पास ऑपरेटर्स। बाकी 2 ऑपरेटर्स हमारे पास रह गए हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिनकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।